सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसका अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, सेकंड अपन क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस बैच है ये अपन ने स्टार्ट किया था। इसमें अपन ने बायोलॉजी में सबसे पहले जूलॉजी वाला पोर्शन ले रहे हैं। जूलॉजी के अंदर अपन ने काफी सारे लेक्चर्स हैं उनको कवर कर लिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया आपका। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में अपन ने रेस्पिरेशन के अंदर लंग्स पढ़ लिए थे, ट्रेकिया वगैरह पढ़ ली थी। मतलब मेन मेन जो जितनी भी चीजें थी उन चीजों को अपन ने देख लिया था। आज अपना इसका सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर अपन और बाकी के जो इसके जो टॉपिक बच जाते हैं उनको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके अपन सारे के सारे क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रीथिंग क्या हो। आज अपन क्या देखेंगे, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म देखेंगे। इससे जस्ट पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको ब्रीथिंग की जो आखिरकार ब्रीथिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है वो बता दिया था। आज इसकी कंप्लीट अपन क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो चलिए मैकेनिज्म में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक चीज देख लेते हैं आखिरकार ब्रीथिंग क्या होती है। तो ब्रीथिंग होती है दो वर्ड जब आपस में मिल जाते हैं, मतलब दो चीजें मिल जाती हैं, वो क्या कहलाती है आपकी ब्रीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं। तो ये जो सांस लेना और जो छोड़ना है यही क्या कहलाती है भाई, आपकी ब्रीथिंग कहलाती है। सबसे इजी लैंग्वेज के अंदर आपको बता रही है। मतलब जो आपकी ब्रीथिंग होती है वो सांस लेना एंड सांस छोड़ने की जो प्रोसेस है इसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, ब्रीथिंग बोला जाता है। तो सांस लेना तो मतलब अपन सांस ले रहे हैं, मतलब किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। तो इंस्पायरेशन या जिसको इनहेलेशन बोलते हैं वो तो आपका क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है, इंस्पायरेशन हो जाता है। इसका मतलब एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, सांस छोड़ना। एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, एग्जिट होना। तो सांस को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्स एक्सपायरेशन आपका कहलाता है। अब जो आपकी इंस्पायरेशन वाली जो प्रोसेस होती है, इस ये प्रोसेस आपकी कैसी होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। मतलब आप जब सांस ले रहे हैं तो आपको सांस लेने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। क्या लग रही है, इसमें ऊर्जा लग रही है, एनर्जी लग रही है। तो जिसमें एनर्जी लगती है वो कौन सी होती है, आपकी एक्टिव प्रोसेस होती है। जबकि एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन सांस लेने में आप आराम से आपको लेना पड़ता है, लेकिन छोड़ते हैं तो छोड़ने में किसी भी तरह की एनर्जी नहीं लगती है। तो एक्सपायरेशन आपकी एक तरह की कैसी होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब एक्टिव का मतलब क्या हो गया, सक्रिय हो गए, या आपकी निष्क्रिय प्रोसेस हो जाती है। अब जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए आपको कितना समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। जबकि सांस छोड़ने में आपको 3 सेकंड का जनरली क्या लगता है, टाइम लगता है। और पूरे दिन की बात, सॉरी, एक यदि अपन बात करें कि भाई एक जो नॉर्मल इंसान है, एकदम हेल्थी इंसान, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार छोड़ता है, ये चीज आपसे पूछ ली जाए तो ये डेटा आपको याद रखना है। 12 से 16 बार कोई भी हेल्थी पर्सन रहेगा, कोई भी स्वस्थ मनुष्य रहेगा, वो 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार सांस को अंदर लेगा और सांस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अब जो आपकी इंस्पायरेशन होता है, इस इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि आप सबको पता है कि इंस्पायरेशन में क्या ले रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं। मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके अंदर जो भी गैस है, ज्यादातर अपन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन वाली चाहिए। तो ऑक्सीजन वाली गैस को अपन क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसको अपन अंदर ले रहे हैं लंग्स के अंदर। ये प्रोसेस किस में आ जाती है, आपकी इंस्पायरेशन में। और चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, दोनों के दोनों डिफ्यूजन जो विसरण मेथड होता है उसके द्वारा कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं तो यहाँ पे एक तो अपना जो डायफ्राम है उसका इंपोर्टेंट रोल रहता है। एक आपकी EICM बोले तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो आपकी मसल्स रहती है, इन दोनों का क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रोल रहता है। क्या इंपोर्टेंट रहता है, कैसे रहता है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जबकि अपन एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में जस्ट उल्टा हो जाता है कि भाई अपने फेफड़ों के अंदर, अपने लंग्स में जो भी CO2 है उसको अपन एटमोस्फेयर में, इन्वायरमेंट में अपन क्या कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। यहां पर भी आपका जो आपकी क्या रहेगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल रहेगी EICM उसका, प्लस जो आपका डायफ्राम रहते हैं, इनका क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रोल रहता है। ये तो अपन ने थोड़ा सा बेसिक देख लिया। अब अपन इंस्पायरेशन की प्रोसेस मैकेनिज्म कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, एंड एक्सपायरेशन की कैसी होती है, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं।
देखिए, ये थोड़ा सा मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया है, इतना ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मेन जो आपके एग्जाम के अंदर आएगा वो यहां पर मैंने मतलब मोटा मोटी जो भी चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ताकि आपको जो चीज अगली स्लाइड में पढ़े ना वो आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए, ये सीधी सी बात है, आपकी लंग्स की एल्वोलाई है बोले तो आपकी लंग्स की आपकी क्या है, कैविटी। अब सीधी सी बात है कि देखिए, इंस्पायरेशन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेशन जिसको इनहेलेशन बोलते हैं, बोले तो सांस को अंदर लेना। अब आप सबको पता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वहां, क्योंकि एयर की भी एक प्रॉपर्टी होती है। एयर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई जैसे जो मतलब जो आपके पानी की प्रॉपर्टी होती है ना कि हाई लेवल से कहा जाता है लो लेवल की हो जाता है, ठीक ऐसे ही जो आपकी एयर होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा हाई लेवल से कहा जाती है लो लेवल की हो जाती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जो इन्वायरमेंट इसके अंदर एयर की मात्रा क्या है, ज्यादा है, आपके फेफड़ों में एयर की मात्रा क्या है, कम है। तो ऑटोमेटिक क्या होगी, हाई से कहां चली जाएगी, लो की साइड में चली जाएगी। तो आपका जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी एयर रहेगी, इस एयर के अंदर आपकी नाइट्रोजन भी है, आपकी ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ओवरऑल सारी बहुत सारी गैसेस, सारी की सारी गैसेस जाएगी। लेकिन जो डिफ्यूजन होगा वो ओनली फॉर एक ही गैस का होगा, वो कौन सी होगी, आपकी ऑक्सीजन रहेगी। बाकी की बाकी जितनी भी गैसें होंगी उनको अपन बाहर वापस निकाल देते हैं। तो इनहेलेशन में वही प्रोसेस होगी कि बाहर का जो इन्वायरमेंट था वहां से हवा आई, आपने मुंह से नाक से हवा ली और वो कहां चली गई, आपके लंग्स के पास में चलेगी। जैसे ही ये लंग्स के पास में जाएगी तो आप सबको पता है कि ये आपकी यहाँ पे क्या होती है, आपकी हिप्स होती है। इसके अलावा ये आपकी क्या होती है, पीछे की साइड में वर्टिबल कॉलम होती है। और यहाँ पर ये सीधी साइड में आपकी क्या होती है, स्टर्नम, ये आपकी स्टर्नम होती है। यहाँ पे आपकी क्या होती है, रिब्स होती है, जो क्या करती है, घेरा बना के रखती है इस तरह से आपकी कवर करके रखती है। और पीछे की साइड में आपकी क्या आ जाती है, वर्टिबल कॉलम आ जाती है। इनमें क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, या आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर बढ़ती है, तो जिससे क्या होता है, खाली स्पेस हो जाता है। तो सीधी सी बात है, गुब्बारा होता है उसमें हवा भरते हैं तो फूल जाता है ना, ठीक ऐसे ही यहीं पर भी वही प्रोसेस होती है कि आपकी क्या होती है, जो EICM रहेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती है कि जो आपके मतलब यहाँ पे रिब्स रहती है, इस रिब्स में ऐसे तो नॉर्मल रहेगी, इसके ऊपर भी इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको एक्सटर्नल आपके इंटरकोस्टल आपकी मसल्स बोला जाता है। अब जो आपकी रिब्स एंड जो आपके स्टर्नम्स रहेगी, यानी जो आपकी रिब्स रहेगी, आपकी अंतड़ियां रहेगी एंड आपकी जो स्टर्नम रहेगी, इनमें कॉन्ट्रिक्शन होता है। ये ऊपर की ओर नीचे की ओर क्या करती है, बढ़ती है, जिससे क्या होता है, आपका क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में क्या हो जाती है, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पे वो इंक्रीज हो जाती है। जो आपकी थोरेसिक कैविटी है ये थोड़ी सी फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिससे एयर क्या आ जाती है, अंदर की साइड में आ जाती है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें आपका जो डायफ्राम रहता है ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है डोम शेप। आपका डायग्राम का डायफ्राम ऐसे रहता है, डोम शेप। तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही मसल होगी तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, आपका डायफ्राम यहाँ पर हो जाएगा। कहां पे आपका इंक्रीज हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन के ऊपर। उसके बाद में क्या होता है, आपका जो थोरेसिक चैम्बर रहेगा इसका क्या हो जाएगा, अब हवा आ रही है तो थोरेसिक चैम्बर का क्या हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज है, थोरेसिक चैम्बर की साइड बढ़ गई तो सीधी सी बात है, आपके लंग्स का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपका जो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाता है, यहाँ पर डाउन हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर हवा चली जाती है, फिर आपके एल्वोलाई में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। ये आपकी क्या होती है, इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। जहां तक मेरे को पता है, बायोलॉजी वाले तो समझ गए होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स वालों को सीधी सी बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है कि ये स्लाइड समझ में नहीं आ रही, चाहे बायोलॉजी वाले हो चाहे मैथमेटिक्स वाले हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कीजिए। अब जो मैं चीज बता रहा हूं बस इसको इतना सा चीज आप ध्यान रखें। जब आपकी इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो थोरेसिक कैविटी रहेगा, थोरेसिक जो वॉल्यूम रहेगा, मतलब जो आपकी वर्कशियर गुहा रहेगी, इसका मतलब क्या है, वर्कशियर गुहा रहेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्योंकि ये क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है। कैसे हो रही है, फैल रही है। एक तरह से गुब्बारे का एग्जांपल ले सकते हो। गुब्बारे में जब अपन हवा भरेंगे तो क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक ऐसे ही थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है तो आपका जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है, मतलब जो आपके एल्वोलाई है, इंट्रा पल्मोनरी जो आपकी फुसफुसी वॉल्यूम है, वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ में इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, दबाव है, दाब है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है।
ये जो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको याद रखना है। ये वाला डायग्राम, यहाँ पे जो एरो के आप निशान देख रहे हैं, मतलब जब आप इंस्पायरेशन करोगे तब रिब्स एंड स्टर्नम राइज हो जाएंगे, बाहर की साइड में निकल जाएंगे। डायफ्राम आपका नीचे की साइड में, पहले नॉर्मली डोम शेप रहता है, लेकिन ये क्या जाएगा, नीचे की साइड में आ जाएगा। एंड आपकी जो थोरेसिक वॉल्यूम है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे एयर क्या हो जाती है, अंदर की साइड में चली जाती है। ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। एंड एक चीज आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर आपने हमेशा क्या पढ़ा है, जो आपका प्रेशर होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके वॉल्यूम। आई थिंक ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो यहां पर सीधी सी बात है, यदि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम यहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। तो सेम यहीं पर बॉयल्स लॉ ही आपका क्या है, यहां पर लग रहा है। तो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको बिल्कुल याद रखना है। कई बार डायरेक्ट डायग्राम आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई ये वाली प्रोसेस इंस्पायरेशन की है या एक्सपायरेशन की। तो ये इंस्पायरेशन अपना क्या हो जाता है। अब एक्सपायरेशन में जो जो चीजें पहले बड़ी हो रही थी वो सारी की सारी अपनी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। यही क्या कहलाता है, आपका एक्सपायरेशन की प्रोसेस कहलाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लंग से जो आपकी कैविटी, मतलब जो आपकी लंग्स कैविटी थी, वहां से एयर वापस बाहर निकल गई। एयर जैसे ही बाहर निकली तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होगी, आपकी जो रिब केज होगी, इन सब में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वापस उसी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। यहाँ पे डायफ्राम भी देख रहे हैं, पहले आपका फ्लैट था, फिर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल उसी कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पर थोरेसिक चैम्बर था, ये चैम्बर पहले इंक्रीज था, ये वापस अपने नॉर्मल में आ जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो वॉल्यूम था लंग का वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जिसको अपन IPP भी बोलते हैं, याद रखना, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हवा आपकी क्या जाएगी, वही गुब्बारे वाला है, गुब्बारे में हवा भरोगे तो वो फूल जाएगा, उसको पिचकाओगे तो हवा क्या जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सेम वही चीज यहाँ पर लगती है। ये भी नहीं समझ में आया तो बस इस चीज को याद रख लेना कि यहाँ पर क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाती है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाती है, लेकिन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये डायग्राम आपको याद रखना है। इस डायग्राम में सारे के सारे एरो है वो अंदर की साइड के अंदर है, ये चीज आपको याद रखना है। इंस्पायरेशन के अंदर सारी की सारी एरो बाहर की साइड में, एक्सपायरेशन में सारी की सारी एरो अंदर की साइड में है। याद रखने की ट्रिक है, बस इस ट्रिक को आप फॉलो कर लेना। ये प्रोसेस क्या हो जाती है, आपकी एक्सपायरेशन हो जाती है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, इन करना। एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस को एग्जिट करना, बोले तो सांस को बाहर निकालना। आई थिंक यहां तक ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इंस्पायरेशन के अंदर कौन कौन सी गैस को लेते हैं, एक्सपायरेशन में कौन कौन सी गैस को अपन बाहर निकालते हैं। तो अब इंस्पायरेशन की प्रोसेस बात करें तो यहां पर क्या होती है, हवा। हवा का मतलब एयर। अब एयर में ये तो है नहीं कि भाई कौन कौन सी एयर है, मतलब नॉर्मली अपन ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 का बाहर निकाल, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। एक्चुअल में अपन O2 ऑक्सीजन को, CO2 को ही अंदर बाहर नहीं करते हैं, अपन जनरली हवा को अंदर ले लेते हैं, फिर हवा अंदर जाती है, उसमें से हवा में सारी गैसें प्रेजेंट होती है। लेकिन जो अपने लंग्स रहते हैं, जो अपनी एल्वोलाइल्स रहती है, यहां पर जब ऑक्सीजन मतलब O2 एंड CO2 का क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन मेथड के द्वारा एक्सचेंज होता है। अदरवाइज जो भी चीज बच जाती है, जिनका डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, उनको अपन एक्सपायरेशन के द्वारा वापस क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जब अपन ने किसी चीज को इनहेल किया, कि सांस को जब अपन ने अंदर लिया, तो उस हवा के अंदर एक तो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट थी। तो नाइट्रोजन गैस कितनी होती है, 78% क्या होती है, प्रेजेंट होती है ऑल ओवर एटमॉस्फेयर में। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 21% प्रेजेंट थी। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% प्रेजेंट थी। इसके अलावा अदर गैस भी प्रेजेंट थी। ये चीज तो अपन ने क्या ली, सांस अंदर ले लिया इंस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा। ये हवा क्या चलेगी, अपने अंदर चलेगी। इस हवा में ये चीजें मौजूद थी। अब बात कर लेते हैं एक्सपायरेशन की, कि भाई जो अपन ने हवा ली है, उस हवा को अब अपन को क्या करना है, शरीर से बाहर भी तो निकालना है। तो बाहर निकालेंगे तब कौन कौन सी चीजों को बाहर निकालेंगे। तो हवा में क्या प्रेजेंट थी, जो चीज अपन ने बाहर निकाली, जितनी अपन ने नाइट्रोजन ली, उतनी की उतनी अपन ने नाइट्रोजन को क्या है, वापस निकाल दिया।
दिया तो 78% नाइट्रोजन वापस निकल गई। इसके अलावा जो अपन ने ऑक्सीजन ली थी, यहां पर ऑक्सीजन अपन ने क्या ली थी 21% थी, लेकिन जब अपन बाहर गैस निकालेंगे, जो हवा निकालेंगे, उस हवा में ऑलमोस्ट क्या होगा, आपकी 16 से 17% ऑक्सीजन ही निकालेंगे। मतलब बाकी जो आपकी 4 से 5% जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो चुकी है, डिफ्यूजन के मेथड के द्वारा क्या है, अपने शरीर ने उसको क्या ले लिया, काम ले लिया। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने ली कितनी थी, 0.03% ली थी, लेकिन जब अपन इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितनी हो जाती है, ऑलमोस्ट 4 से 5% हो जाती है, क्योंकि अब अपने शरीर के अंदर जो भी CO2 बनी थी उनको अपन ने डिफ्यूजन मेथड के द्वारा क्या कर दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया। गैसों का अपन ने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर लिया, CO2 को निकाल दिया, ऑक्सीजन को वहां पर ले लिया, बाकी जो चीज थी वैसे की वैसी बाहर निकल जाएगी। ये होती है आपकी इनहेलेशन की प्रोसेस एंड आपकी एक्सहेलेशन की प्रोसेस। इंस्पायरेशन एंड आपका एक्सपायरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ब्रीथिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर कुछ डेटा है, इस डेटा को आपको याद रखना है। डेटा यह है कि भाई एक जो नॉर्मल हेल्थ मतलब एकदम स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो 1 मिनट में याद रखना 12 से 16 बार क्या ले सकता है, सांस लेता है। मतलब 12 से 16 बार क्या करता है, सांस अंदर बाहर, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करता है, ब्रीथिंग करता है। ओवरऑल तो ये चीज होगी। जबकि एक छोटे बच्चे की बात में, कि जो बच्चा अभी तक जिसने जन्म लिया है, छोटा बच्चा होगा, वो आपने देखा होगा एकदम जल्दी जल्दी सांस लेता है, जैसे कुत्ता लेता है ना, ठीक वैसे सांस लेता है। तो वो 1 मिनट में 40 से 44 बार क्या लेता है, सांस को अंदर बाहर करता है। जबकि बात करें जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप जब भी देखना, आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो वो फूलने के रीजन आपका यही हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब एक जो मेन चीज है कि अपन ने बात किया कि O2 CO2 का किस तरह से एक्सचेंज होता है, उसमें देखिए ये O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है ना, पार्शियल प्रेशर, ये क्या होता है, काफी, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको पता होगा, काफी डीपली इसको पढ़ना पड़ता है। देखिए आपके इस एग्जाम के अंदर ओनली फॉर डेटा आएगा, बस आपको ये जो डेटा आपके सामने है, इस डेटा को आपको याद रखना है। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नॉर्मली देखिए, आपको जो आपका एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में जस्ट अभी अपन पीछे की साइड में पढ़ के आ रहे हैं कि जो आपका एटमोस्फियर था, इसके अंदर अपन यदि एटमोस्फियरिक जो एयर है उसकी बात करें, प्रेशर की बात करें, तो याद रखना 159 कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है। ये डेटा आपको याद रखना है। 159 तो आपका किसका होता है, O2 का होता है। जबकि CO2 के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो कितना होता है, 0.3 होता है। बस ये डेटा आपको याद रखना है एटमोस्फेरिक प्रेशर का। अब अपन बात करते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई के अंदर सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, जबकि CO2 की मात्रा यहां पर क्या होती है, कम होती है। तो यदि कोई भी चीज कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कम हो जाएगी, याद रखना, CO2 जहां भी मैं बोलूं यहां CO2 कम है, तो ज्यादा से ज्यादा जो CO2 होगी वो आपकी कम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है, mmHg तक हो सकती है, 40 हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, आपकी 45 है, CO2 की मात्रा हो सकती है। बस इतना चीज आपको याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है आपकी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 45 हो सकती है। कम से कम CO2 की मात्रा कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। तो एल्वोलाई की बात करते हैं, तो एल्वोलाई में सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा कितनी होती है, कम होती है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन बात कर लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उनकी बात करें तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सीधी सी बात है, CO2 की मात्रा तो आपकी क्या रहती है, थोड़ी सी ज्यादा रहती है, जबकि O2 की मात्रा यहाँ पे क्या रहती है, थोड़ी सी कम रहती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, ठीक ऐसे ही अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो यहां पर सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड जो आपका CO2 रहेगा, इस CO2 की मात्रा यहां पर क्या होती है, कम होती है। ये अपन ने किस किस की बात कर ली, एल्वोलाई की बात कर ली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं टिश्यू की। ठीक ऐसे ही टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एंड आपके CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके अंदर, आपके टिश्यू के अंदर।
अब मैंने आपको बताया कि जहां जहां पर CO2 है, ये CO2 जहां जहां पर ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 45 हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है? 40 हो सकता है। तो यहां पर बताइए CO2 कितना है? यहां पर CO2 कम है, तो कम से कम कितना हो सकता है? CO2 कम से कम कितना हो सकता है? 40 mmHg हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहां बात करें तो यहां पर भी CO2 कम है, तो कम से कम कितना हो सकता है? यहां पर भी CO2 कितना हो सकता है? 40 mmHg हो सकता है। लेकिन यहां बात करें तो यहां CO2 की मात्रा क्या है? ज्यादा। ज्यादा में भी कितना हो सकता है? हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना रह सकता है? आपका 45 रह सकता है, 45 mmHg रह सकता है। यहां पर भी वही बात करें, ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है? 45 आपका mmHg यहां पर CO2 है, इसकी मात्रा हो सकती है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूछ लिया जाए कि भाई जो आपकी एल्वोलाई है इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो आपका 40 होता है। ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूछ लिया जाए पार्शियल प्रेशर CO2 का, तो कितना होता है? 40 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 कम है। जहां पर भी CO2 कम होगी, कम से कम 40 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 45 हो सकती है। ये दो डेटा आपको याद रखने हैं। यहाँ पे पूछ रहे थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो आपकी 45 हो सकती है, और यहाँ पर भी टिश्यू में पूछ रहे जाए तो यहाँ पर भी आपकी CO2 45 mmHg हो सकती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा तो थोड़ी सी 95 तक जा सकती है, लेकिन कम से कम ये भी कितनी ही रहेगी? 40 रहेगी। तो जहां पर भी देखिए, यहाँ पर यदि ऑक्सीजन कम है तो मतलब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें यदि ऑक्सीजन कम है तो कम से कम कितनी चली जाएगी? आपकी 40 चली जाएगी। कम से कम कितनी चली जाएगी? आपकी 40 से ज्यादा कम नहीं हो सकती। लेकिन ज्यादा की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो आपकी ओनली फॉर एल्वोलाई रहेगी, इस एल्वोलाई के अंदर कितनी हो जाएगी मेरे भाई? एल्वोलाई के अंदर आपकी कितनी होती है? 104 रहती है। कितनी रहती है? 104 रहती है ऑक्सीजन की मात्रा। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो आपका ब्लड रहेगा इसके अंदर इसकी मात्रा कितनी रहेगी? 95 mmHg रहेगी। जबकि यहाँ पे टिश्यू की बात करें तो कम से कम कितनी हो सकती है? आपकी 40। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। बस ये डेटा आपको क्या है? याद रखना है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वही चीज यहाँ पे लिखिए, एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई में 104 mmHg होता है। CO2 एल्वोलाई में कम होता है तो कितना हो सकता है? 40 mmHg हो सकता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन कम रहेगी। तो ऑक्सीजन कम से कम कितनी रह सकती है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 40 से नीचे नहीं जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg रहेगी, यहाँ पर 45 mmHg आपकी CO2 की मात्रा रहेगी, क्योंकि CO2 ज्यादा से ज्यादा 45 हो सकती है, कम से कम आपकी 40 जा सकती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 95 होती है, एंड जो CO2 रहती है ये आपकी कितनी रहती है? 40 रहती है। ऐसे ही टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है तो कम से कम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। CO2 ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? आपकी 45 हो सकती है। ये डेटा बस आपको याद रखना है, ये डेटा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं आपका कुछ और जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपकी एनसीईआरटी की, जो लाइन टू लाइन है उन लाइन को अपन ने यहाँ पे उठा लिया है। एनसीईआरटी कहती है कि जो आपका 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? तो याद रखना है, डेटा याद रखना है बस। 20 ml ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब यदि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कितना ml ऑक्सीजन रहेगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा? तो याद रखना 20 ml को ट्रांसपोर्ट करता है। जनरली और बात करें कि भाई जो आपका 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आपके टिश्यू को कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है? तो याद रखना 5 ml क्या करता है? ऑक्सीजन है ये टिश्यू को डिलीवर करता है। जबकि बात करें कि 100 ml जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एल्वोलाई के पास में कितना जाता है? तो याद रखना 4 ml आपका CO2 चला जाएगा। ठीक ऐसे ही टिश्यू की बात करें कि भाई 100 ml आपका जो ऑक्सीजनेटेड, जिस टाइम पे आप काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ी सी आपको जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा सा कम जा पाता है। कितना जाता है? ऑलमोस्ट आपका 15 आपका ml होता है CO2, ये क्या जाता है? आपके टिश्यू तक चला जाता है। ये चीज थोड़ा सा आपका क्या जाता है? ये ज्यादा जाता है जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा आपको थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है। तो ये कुछ डेटा है, ये डेटा क्या है आपको याद रखना, एग्जाम में ये डेटा पूछा जा सकता है। चलिए अब आ जाती है आपकी
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये अब जो 2 से 3 स्लाइड आने वाली है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% चांस है कि इस बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सबसे पहला आ जाता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको जवारीय अपन आयतन बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होती है, तो याद रखना टाइडल वॉल्यूम वो होती है कि जनरली नॉर्मली अभी अपन बैठे, नॉर्मली अपन सांस ले रहे हैं, नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, जो नॉर्मली सांस अपन ले रहे हैं, जो नॉर्मली सांस अपन छोड़ रहे हैं, यही आपकी क्या कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि भाई नॉर्मल सांस को अंदर लेना और नॉर्मली ही सांस को बाहर निकालना, यही क्या कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी वॉल्यूम पूछ ली जाए तो इसका जो डेटा है वो याद रखना है, 500 ml क्या होता है, इसका डेटा होता है। और एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो वो एक हेल्दी पर्सन रहेगा 1 मिनट के अंदर, ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर आपकी 6000 से 8000 ml जो एयर होती है उसको अंदर बाहर कर सकता है। तो मेन ये डेटा तो नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना है टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम किसको बोला जाता है, जनरली नॉर्मली सांस को अंदर लेना और नॉर्मली सांस को बाहर करना। अब दूसरी आ जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है, इंस्पायरेटरी मतलब इंस्पायरेशन का मतलब सांस को अंदर लेना, रिजर्व का मतलब किसी चीज को स्टोर करना, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। मतलब आप और एकदम जोर से सांस लीजिए, जो अनुलोम विलोम करते हैं ना, जोर से सांस लेते हैं, तो जोर से जो आप सांस लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने फेफड़ों में कितनी सांस भर सकते हैं, वही आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। और कितनी भर सकते हैं इसकी वैल्यू पूछ लीजिए तो 2500 से 3000 ml तक क्या होती है, इसका डेटा होता है। इसकी वॉल्यूम होती है कि इतनी एयर है वो एक बार में आप क्या कर सकते हैं, एयर को रिजर्व कर सकते हैं, अंदर की साइड में ले सकते हैं। यही क्या कहलाती है, आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। अगली स्लाइड पे चले तो आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हो गया कि अब आप एक बार में कितनी हवा को, ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, अंदर लेना इंस्पायरेटरी, छोड़ना एक्सपायरेटरी, तो कितनी हवा को आप एक बार में बाहर निकाल रहे हैं वो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाती है। तो ये कितनी होती है, 1000 से 1100 ml तक होती है। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है, ये डेटा आपको याद रखना है। अगली आ जाती है रेजिडुअल, आपकी क्या आ जाती है, रेजिडुअल आपकी वॉल्यूम आ जाती है, जिसको अवशिष्ट आयतन बोलता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि आपने क्या किया कि हवा को अंदर लिया, मतलब आपने हवा को अंदर लिया और उसी स्पीड से आपने हवा को छोड़ा, लेकिन फिर भी आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में जो एयर बच गई उसी को क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml तक क्या होती है, इसकी वॉल्यूम होती है। ये चीज आपको क्या है, याद रखनी है। ये कुछ 4 पॉइंट थे, इन चारों को आपको याद रखना है। अब इन चारों से ही क्या बनती है, आगे कुछ और वैल्यूज बनती है। ये इनका थोड़ा सा कम चांस है, ये जो 3 है इनका थोड़ा सा कम चांस एग्जाम में आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। एक आ जाती है, अब यहीं पे आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आखिरकार क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब आपके सांस अंदर लेने की कैपेसिटी कितनी होती है। तो सांस अंदर लेने की कैपेसिटी क्या होगी कि एक तो जनरली अपन क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो जनरली ले रहे हैं वो तो आपकी कौन सी आ जाती है, टाइडल वॉल्यूम आ जाती है। एक आप थोड़ी सी टाइडल वॉल्यूम से बढ़ के आपने अंदर की साइज में लिया, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जोर से आपने सांस लिया। इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, आईसी कहलाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है, कि एक बार में आप कितनी जोर से सांस ले सकते हैं। यही क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्षमता हो जाती है कि एक बार में कितनी क्षमता है सांस लेने की। तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एंड जो आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, इन दोनों को जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू कितनी आती है, 3500 ml आती है। ये आपकी क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है। ठीक जस्ट उल्टी बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी वो होगी कि जो आपकी टाइडल वॉल्यूम है, जनरली एक तो सांस छोड़ रहे, एक आपने जोर से सांस को छोड़ा, मतलब जो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, इन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो आपकी इसी आ जाती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। तो टीवी तो आपकी कितनी थी, 500 ml थी, और ईआरवी आपका कितना था, 1100 था, तो दोनों का जुड़ा तो कितना आ गया, 1600 ml तक आप एक बार में एक्सपायरेटरी आपकी कैपेसिटी होती है। कि 1600 ml एक बार में आप जोर से सांस को छोड़ते हैं, इतना ही छोड़ सकते हैं, और जोर से जब आप सांस लेंगे तो एक बार में आप ही ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं
फंक्शनल रेजिडुअल आपकी कैपेसिटी कितनी होती है जो काम आती है, कार्यात्मक जो आपकी अवशिष्ट क्षमता होती है ये क्या होती है। तो इसमें आपकी क्या होती है, जो आपकी आरवी रहेगी एंड जो आपकी ईआरवी रहेगी, मतलब जो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम थी वो वाली, एंड आपकी जो एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एफ आर सी आ जाती है। दोनों को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू पूछ ली जाए तो ऑलमोस्ट 2300 आ जाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसको 2200 से 2500 ml तक माना जाता है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब आगे ये वाले दो काफी ज्यादा मेन है, जो ये वाले तीन है ना, ये तीन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जो पीछे वाली स्लाइड थी उससे रिलेटेड है। तो इसको आप छोड़ना चाहे तो वैसे तो आप इसको देखिए, सारी चीजें एकदम नॉर्मल है, नहीं समझ में आती है तो एक दो बार आप वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अच्छे से इनको समझाने की कोशिश कर दूंगा। अब अपन बात कर लेते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब हो जाता है वीसी। वाइटल कैपेसिटी की मतलब एक बार आप गहरी सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। कि कितनी जोर से तो आप सांस ले सकते हैं, कितनी जोर से आप सांस छोड़ सकते हैं, यही क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, जो आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी कि आपने कितनी जोर से सांस, दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी जोर से आपने सांस छोड़ी, एक आपकी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। इन तीनों का जो टोटल होता है वही क्या कहलाता है, आपका वीसी कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। और इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 4600 ml तक होती है, या फिर आपका 4300 से 4800 भी हो सकती है। ओवरऑल पूछने जाए तो 4600 ml तक ये होती है। अब आगे बात कर लेते हैं टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। नाम ही पूछ गया टोटल लंग कैपेसिटी, कि भाई आपके जो लंग्स है इसमें टोटल कितनी एयर आपको फिल कर सकते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि एक तो अपन क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी रिजर्व, जो भी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम थी वो वाली होगी, इसके अलावा आपने कितनी जोर से सांस को छोड़ा वो वाली होगी आरवी, टाइडल वॉल्यूम होगी जनरली सांस ली वो, और आईआरवी होगी कि भाई आपने कितनी जोर से सांस को अंदर की साइड में लिया। इन चारों का जो टोटल होता है वही क्या कहलाता है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 5800 ml होती है। कई बुक्स के अंदर आपको 6000 ml भी देखने को मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है इसमें क्या होता है, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, आपको बोल देगा कि भाई जो टोटल लंग कैपेसिटी है ये आपकी वीसी प्लस आपकी टीएलसी हो सकती है। मतलब वीसी प्लस आपकी क्या टीएलसी, सॉरी, वीसी प्लस आपकी आरवी हो सकती है। वीसी प्लस आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, आरवी क्या है, ये चीज पॉसिबल है कि भाई इन दोनों का जो टोटल होता है वही आपका क्या कहलाता है, टीएलसी कहलाता है। तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई आईआरवी हो गया, टीवी हो गया, ईआरवी हो गया, आरवी हो गया, इनका टोटल क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होता है। लेकिन वीसी प्लस आरवी, वीसी प्लस जो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये दोनों के दोनों मिलकर टोटल लंग कैपेसिटी कैसे हो सकता है। तो याद रखिए जो आपकी वीसी है, इस वीसी को गौर से देखिए, वीसी एक्चुअल में क्या है, आपकी आईआरवी है, ईआरवी है एंड टीवी है। मतलब आईआरवी है, टीवी है, ईआरवी है, मतलब इन तीनों को कंबाइंड रूप से अपन वीसी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि यदि एग्जाम में आ जाए कि भाई टीएलसी आपकी वीसी प्लस आरवी होता है, तो बिल्कुल सही है कि वीसी प्लस आरवी हो सकता है, क्योंकि वीसी यहाँ पे क्या है, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी एक्चुअल में क्या है, आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड आपकी टाइडल वॉल्यूम, इन तीनों को जोड़ोगे तो ही आपकी क्या आती है, वीसी आती है। तो ये चीज आपको क्या है, एग्जाम के अंदर याद रखनी है। अब जो भी चीज अपन ने पढ़ी, इन सब का जो डायग्राम है ग्राफ के रूप में, वो आपके सामने आ गया होगा। यदि आप थ्योरी वोरी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि मेन जो ये डेटा है ना, ये डेटा पूछा जाएगा, तो इस डेटा को गौर से देख लीजिए। आई थिंक आपने देख लिया होगा। ये जो डेटा है इसमें बस डेटा मैंने एक जगह लिख दिया कि आपको पता चल जाए कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, आपकी 3000 होती है, टाइडल वॉल्यूम आपकी 500 होगी, आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 होगी, रेजिडुअल आपकी कितनी होगी, 1200 होगी। तो ये तो आपकी क्या थी, जो वॉल्यूम वाली थी वो चीज आ गई। अब कैपेसिटी में बात करें तो कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, आपकी जो टाइडल वॉल्यूम है एंड आपकी जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है, इन दोनों को मिला के ही क्या कहलाता है, आपकी इंस्पायरेटरी
रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। दोनों का डेटा मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, 3500 ml आ जाएगा। ठीक ऐसे ही फंक्शनल रिड्यूसिबल जो आपकी कैपेसिटी है, इनकी बात करें तो याद रखना ये आपकी क्या होती है, एक्सपायरेटरी एंड जो रिड्यूसिबल वॉल्यूम होती है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल जो आपकी कैपेसिटी है ये 2300 ml होती है, ये आपकी आ जाएगी। जबकि वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आपने कितने जोर से सांस ली, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का टोटल क्या होता है, आपका VC होता है वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो जितने भी आपके ये सारे के सारे डेटा इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, जिसकी कितना होता है, 6000 तक होता है। तो यही चीज मैंने बताई थी ना कि एक बार में जो ब्रीथिंग वाले में अपन ने देखा था ना, ये देखिए ब्रीथिंग वाले में ब्रीथिंग में देखा था ना अपन ने, कहां गया ब्रीथिंग, ये ये ब्रीथिंग में अपन ने देखा था ना कि भाई एक बार से 16 से कितनी बार, आपका 12 से 16 बार तक क्या ले सकते हैं अपन, सांस अंदर की साइड में ले सकते हैं। तो 1200 से जो 16 था उसका जब अपन ने टोटल किया था तो वो डेटा कहाँ चला गया था, वो डेटा कहाँ चला गया था, आई थिंक कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, कल वाले लेक्चर में देखा था आई थिंक, कल वाले में नहीं आज वाले में देखा था। चलो कोई बात नहीं, वो आई थिंक कब नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया वो डेटा, कल वाले में देखा होगा आई थिंक, कल पढ़ा था शायद से मेरे को याद। चलो कोई बात नहीं, वो चीज अपन ने कल शायद एग्जाम, कल अपन ने देख ली थी कि भाई एक बार में अपन कितनी एयर को अंदर ले सकते हैं, कितनी एक हेल्थी पर्सन है वो कितना ले सकता है, कितना नहीं ले सकता। तो चलिए कोई बात नहीं, वो चीज अपनी कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन एक बार स्किप कर देते हैं उस डेटा को। यही अपन देख लेते हैं कि भाई एक बार में कितना है आपका, 6000 तक आप क्या है, हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल है, वो कितना ले सकता है। देखिए 6000 तक क्या है टोटल अपन लंग कैपेसिटी, जो चीज अपन ने अभी पढ़ ली वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका रेस्पायरेटरी क्यूसेंट आ जाता है। जो रेस्पायरेटरी क्यूसेंट है इसकी अपन बात करें तो श्वसन गुणांक आखिरकार आपका क्या होता है। रेस्पायरेटरी क्यूसेंट की अपन बात करें तो याद रखना कि जो आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया है एंड जो CO2 को आपने बाहर निकाला है, मतलब जो आपने CO2 को तो क्या है बाहर निकाला है, ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया है, इन दोनों का जो आयतन होता है वही आपका क्या कहलाता है, रेस्पायरेटरी गुणांक कहलाता है, आपका RQ कहलाता है। रेस्पायरेटरी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना जो आपका CO2 बट्टा आपका क्या आ जाता है O2, यही क्या कहलाता है, आपका रेस्पायरेटरी क्वेश्चन कहलाता है, RQ कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि मुक्त CO2 का आयतन बट्टे आपका प्रयुक्त जितना आपने यूज लिया ऑक्सीजन उसका आयतन ही क्या कहलाता है, आपका RQ कहलाता है। अब जो ऑक्सीजन आपने ली है, जो CO2 आपने छोड़ी है, जो O2 का अनुपात होता है यही क्या कहलाता है आपका, कि श्वसन के दौरान छोड़ी गई CO2 एंड ली गई जो O2 का अनुपात है यही आपका क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक बोला जाता है। अब यहां से जो मेन चीज है, एक तो आपको ये चीज याद रखनी है, दूसरी आपको पूछ लिया जाए कि भाई जो श्वसन आपका गुणांक है उसको अपन किससे मापते हैं, किससे मेजरमेंट करते हैं उसका, तो याद रखना एक तो आ जाता है आपका रेस्पायरोमीटर, एक आ जाता है स्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर या आपका स्पायरोमीटर, इससे क्या किया जाता है, जो आपका श्वसन गुणांक है इसको क्या है मापा जाता है, इसको मेजरमेंट किया जाता है इससे। अब एक जो डेटा है वो आपको याद रखना है कि जो तीन जो आपके सामने डेटा है पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है इसका RQ कितना होता है, रेस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है इसका, तो याद रखना कितना होता है मेरे भाई, एक होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जबकि फेट का पूछ लिया जाए, वसा का पूछ लिया जाए तो फेट का कितना होता है, एक से कम होता है। जबकि प्रोटीन का पूछ लिया जाए तो प्रोटीन का ऑलमोस्ट 0.9 होता है, बोले तो एक से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, 0.9 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जनरली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड आपके प्रोटीन, इन तीनों का ही आपका जो रेस्पायरेटरी क्वेश्चन है, RQ है, श्वसन गुणांक, ये पूछा जाता है। तो ये डेटा थोड़ा सा आपको याद रखना है।
चलिए अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन से होने वाली कौन कौन सी डिजीज है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। सबसे पहले आ जाता है आपका अस्थमा। तो याद रखना जो आपका अस्थमा है ये एक फंगल इंफेक्शन से हो सकता है। उस फंगस का नाम क्या है? तो याद रखना आपका उसका नाम क्या आ जाता है? एस्परगिल्स आ जाता है। कौन आ जाता है? एस्परगिल्स नामक जो आपका फंगस होता है उससे क्या हो सकता है? आपका अस्थमा हो सकता है। तो अस्थमा में एक्चुअल में क्या होती है? आपको सांस लेने के अंदर मतलब अस्थमा में थोड़ा सा आपको सांस लेने के अंदर भी क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है अस्थमा के अंदर। ओके, तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपकी ब्रेंकियल होती है, जो आपकी ब्रैंकी है एंड जो ब्रेंक्यूल्स है, इनके अंदर क्या आ जाती है? थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके अंदर आपको सांस लेने में क्या आ जाती है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। दूसरा आ जाता है ब्रेंकियोटाइटिस। ब्रेंकियोटाइटिस की बात करें तो ब्रेंकियोटाइटिस में क्या होता है कि जो जनरली क्या होता है कि जो आपकी ब्रेंकियल नलिका होती है, ब्रेंकियल जो आपकी ट्यूब होती है, कौन सी? जो आपकी ब्रेंकियल ट्यूब होती है, इनके अंदर एक्चुअल के अंदर क्या आ जाता है? थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन आ जाता है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? आपको लगातार खांसी आती रहती है और खांसी के साथ में थोड़ा सा जो बलगम है वो बलगम भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसको अपन कफ बोलते हैं, म्यूकस होता है, वो थोड़ा सा खांसी के साथ में बाहर आ जाता है। ये क्या कहलाता है? ब्रेंकियोटाइटिस कहलाता है। आगे आ जाता है आपकी एम्फाइज्मा। जो आपका एम्फाइज्मा है, ये एम्फाइज्मा याद रखना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करता है। और ये क्यों होता है एम्फाइज्मा? ये एक्चुअल के अंदर आप यदि ज्यादा सिगरेट पिएंगे तो आपको एम्फाइज्मा हो सकता है। इसमें जो आपकी एल्वोलाई होती है ना, ये जो लंग्स के अंदर अपन ने एल्वोलाई की स्ट्रक्चर देखी थी, ये जो एल्वोलाई की वाली जो लेयर है ना, ये लेयर क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, क्योंकि जो सिगरेट का धुआं जाता है वो आपका यहां से अंदर जाएगा और इसको क्या कर देगा? खराब कर देगा, रप्चर कर देगा, जिससे क्या होता है? आपको काफी ज्यादा बीमारी है वो हो सकती है। तो इसको क्या बोला जाता है? एम्फाइज्मा बोला जाता है। तो एम्फाइज्मा पूछ ले जाए क्यों होता है, तो ये आपके सिगरेट पीने से होता है। ये भी किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। तो अस्थमा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, ब्रोंकियोटाइटिस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, एम्फाइज्मा है, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने वाली डिजीज या डिसऑर्डर होता है। अगला आ जाता है ब्लैक लंग डिजीज। तो ब्लैक लंग डिजीज है, ये ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जो क्या करते हैं? कोयले की खदानों के अंदर जो काम करते हैं ना, उनके अंदर ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। क्योंकि जो कोयला होता है वो सांस के द्वारा अंदर जाता है और अंदर जाके आपका जो फेफड़ा करता है, इस फेफड़े को गला देता है, एकदम खराब इसको कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है? इसको क्या बोला जाता है? क्योंकि फिर जो फेफड़ा होता है ये काला कलर का हो जाता है, फेफड़े कैसे हो जाते हैं? एकदम काले हो जाते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है कि जो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जो मतलब जो सिलिका के जो कण होते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर सिलिका होती है, फैक्ट्रियां वगैरह होती है, वहां पर सिलिका से रिलेटेड जो धुआं होता है वो उनके शरीर के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होती है? उनका जो फेफड़ा होता है वो फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े में स्वेलिंग आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है और फेफड़े में निशान है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको सिलिकोसिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि डिजीज इसके कारण हो रही है, जो सिलिका के जो पार्टिकल्स होते हैं वो धूल के साथ में उड़ते हैं और उनके जब आप नॉर्मली सांस लेते हैं तो उस टाइम पे ये प्रोसेस हो जाती है। ये क्या थी? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होने वाली डिजीज थी। तो ये अपना क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही आपके एग्जाम में कुछ एक तो आपके वो दे रखे हैं, ग्लाइकोलाइसिस दे रखा है, क्रेब साइकिल वगैरह दे रखा है। तो अगला जो लेक्चर रहेगा इसमें क्रेब साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ये सारी चीजों को अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, जो भी चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा जो भी आप देखिए, पढ़ तो आप काफी ज्यादा चीज लेते हैं, लेकिन मेन उनको क्या करता है? मतलब एक तरह से मतलब जो चीज अभी मैंने पढ़ाई या आपने और कहीं से पढ़ी, कहीं से भी आपने देख लिया, लेकिन उसको अपन को क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है कि चीज अपन को याद है, हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए अपन टेस्ट सीरीज लेके आए, कंप्लीट फ्री है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। आपको अपने प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ऐप को आप क्या कर लीजिए? डाउनलोड कर लीजिए। आपको कंप्लीट लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हर तरह की चीजें वहां देखने को जाएगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।